हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज जो भी चर्चित करंट अफेयर्स होंगे उन सबको हम लोग अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का थॉट है अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल व्यक्तियों में क्या अंतर होता है। तो जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो लेजी होते हैं, यानी कि अपने काम को समय पे नहीं करना, दिन भर इधर उधर अपना समय बर्बाद कर देना, और समय से बड़ा तो कुछ है ही नहीं आपकी जिंदगी में या किसी के भी जीवन में। ओवर थिंकर होते हैं, हर बात को लेके सोचते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन करते वो कुछ भी नहीं है। दिन भर इधर उधर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। फियर लेते हैं, यानी कि डर डरते हैं वो कुछ भी अच्छा करने से, या कुछ भी अच्छा करने के लिए अपने कदम को बढ़ाने से पहले वो डर जाते हैं। तो डरना है ही नहीं, नो गोल्स, यानी कि उनका कोई गोल्स ही नहीं है जीवन में, ऐसे ही बस उनका जीवन बीत रहा है। और जो सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, टेक एक्शन लेते हैं, यानी कि हर चीज को वो कार्य करके उसको संपादन करना जरूरी समझते हैं। पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक सोच उनके अंदर विकसित होता है, ताकि वो किसी भी सिचुएशन में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। वो सोचते हैं अगर ये सिचुएशन भी आया है तो ये भी अच्छा ही है। रिस्क टेकर होते हैं, यानी कि वो रिस्क लेने से डरते नहीं है, कुछ भी नया करने से पहले सोचते नहीं है एक बार भी। क्लियर विजन होता है उनका, उनको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, अगल बगल में उनके जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए आज का विचार यही था। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ये लोगो लगा हुआ है, अगर आप लोग कभी सर्च करते हो और आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये लोगो देख के वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लास का और जितनी भी पीडीएफ होती है और जो जानकारियां होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए ये म्यूजिक के क्षेत्र में, यानी कि संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो ये इसका आंसर है डी, म्यूजिक के क्षेत्र में। और ये अवार्ड जो है इस बार 2026 में देखें तो ये 68th एडिशन है। 68 एडिशन। और ये दिया कहाँ जाता है, तो ये यूएसए में दिया जाता है, लॉस एंजलिस। यहाँ पर इसको प्रदान किया जाता है म्यूजिक के क्षेत्र में। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, लॉस एंजलिस यूएसए में ये दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1959 में ये शुरू हुआ था। इस बार का 2026 का ये 68th एडिशन है। सॉन्ग ऑफ द ईयर इस बार किसको दिया गया है 2026 में, तो ये बिली इंग्लिश को फ्लाइड वाइल्ड फ्लावर के लिए दिया गया है। बिली इंग्लिश व्यक्ति हैं और वाइल्ड फ्लावर जो है इनकी जो म्यूजिक एल्बम है उनको ये दिया गया है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट किसको अवार्ड दिया गया है, तो ये ओलिविया डीन को दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये कार्ड्रिक लैमर को दिया गया है। और SZA जो है इनको दिया गया है लूथर के लिए। कैड्रिक लेमर जो है सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले रैपर बन गए हैं। इन्होंने जे जी को पीछे छोड़ा है। पहले ये रिकॉर्ड जे जी के नाम पे था, जिसको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है कैड्रिक लेमर ने। ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में देखें तो दलाई लामा को दिया गया है। देखिए दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं होते, बल्कि तिब्बत वाले एरिया में जो बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं वो लोग अपने में से ही कोई एक दलाई लामा, यानी कि अपने लीडर को चुनते हैं, उसी को दलाई लामा कहा जाता है। और यही दलाई लामा को इस बार ग्रैमी अवार्ड में अवार्ड दिया गया है। तो इनको क्यों दिया गया है, तो मेडिटेशन एक किताब है इनकी, इसके लिए इनको दिया गया है। और इनको नोबेल शांति अवार्ड भी दिया गया था 1989 के समय पे। तो ये दलाई लामा वाला याद रखिएगा, यू नेवर नो कि क्वेश्चन में बन जाए। और इसी अवार्ड में देखें, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर लिखते हैं, या इसी अवार्ड में जो भारत से जो व्यक्ति इसमें नामित थी तो वो कौन थी, तो वो थी अनुष्का शंकर। लेकिन इनको अवार्ड नहीं मिला, नामित थी ये, नॉमिनेट थी, लेकिन इनको अवार्ड नहीं मिला। और इससे पहले अगर भारतीयों को देखें,
इससे पहले अगर भारतीयों को देखें तो ग्रैमी अवार्ड में कितने भारतीय को ये अवार्ड मिल चुका है, तो जाकिर हुसैन को देखें तो ये भी इनको भी मिल चुका है। ए आर रहमान को देखें, रहमान, तो इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। रविशंकर को, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन को 2009 में मिला था, 2009 में दिया गया था। ए आर रहमान को भी देखें तो 2009 में इनको प्रदान किया गया था। रिकी केज, इनको 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, 3 बार। और कब मिला है, तो 2015 में मिला, 2022 में मिला और 2023 में मिला है इनको 3 बार रिकी केज। टोटल कुल 15 से भी अधिक जो हैं, 15 से भी अधिक भारतीयों को मिल चुका है। उसमें शंकर महादेवन जो है वो भी है, पंडित रविशंकर, ए आर रहमान, रिकी केज, इन सबको अवार्ड मिल चुका है। और ए आर रहमान को क्यों दिया गया था, तो इनका जो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी था उसका एक गाना था जय हो, उसके लिए इनको प्रदान किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड मेला में फोकस देश कौन है? देखिए मैंने आपको कल पढ़ा दिया था कि ये हरियाणा राज्य में मनाया जाता है, हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। फरीदाबाद वाला जो एरिया है, फरीदाबाद वाला एरिया, वहां पर ये मनाया जाता है। और इस बार ये 39th एडिशन मनाया जा रहा है, 39th एडिशन इसका मनाया जा रहा है। और ये है क्या, तो ये एक आर्ट एंड क्राफ्ट मेला है, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला है। और इसमें प्रदर्शित किया जाता है, जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो अपना जो भी सामान है उसका प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। और इसका आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें जो फोकस राज्य थे, यानी कि पार्टनर जो राज्य थे, वो मैंने आपको कल बता दिया था कि इसमें पार्टनर राज्य कौन है, राज्य कौन है, तो वो है यूपी और मेघालय। लेकिन मैंने पार्टनर जो भागीदार देश है वो मैंने इस बार नहीं बताया था, तो ये मैंने कंफर्म करने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ रखा। इजिप्ट जो है इसका इस बार 2026 का भागीदार देश है। और इस बार का थीम क्या है, तो इस बार का थीम देखें, थीम है लोकल टू ग्लोबल, इसका इस बार थीम है। और इस बार भागीदार जो देश है, भागीदार देश वो है इजिप्ट यानी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा ऑपरेशन हेरोफ फेज 2 लॉन्च किया गया है? तो ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया है, बलूचिस्तान के द्वारा। देखिए अगर हम पाकिस्तान को देखें, इस तरह पाकिस्तान का मैप देखें तो यहीं पर बलूचिस्तान भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान जो है वो कहता है कि हम बलूचिस्तान जो है ये कहता है कि हम फ्री होना चाहते हैं पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान इसको फ्री होने से मना करता है, लेकिन ये अपने आप को फ्री करना चाहता है। और इसी के द्वारा अभी ये हेरोफ फेज जो बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी है उनके द्वारा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ। और यहाँ पर इन्होंने हमला किया, इसके द्वारा ऑपरेशन हेरोफ फेज 2 के तहत इन्होंने हमला किया। और यहाँ पर जो पाकिस्तान की आर्मी है पाकिस्तान की, उसके 200 से भी ज्यादा सैनिकों को मार गिराया इन्होंने।
और ऐसा कुछ नया नहीं हुआ है, बहुत बार ये होते रहता है, इन दोनों का आपस में झड़प होते रहता है। एक बार चाइना के भी कुछ लोग यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य कर रहे थे ग्वादर पोर्ट के पास में, तो वहां पर भी बलूचिस्तान के जो ये लिबरेशन आर्मी है उनके द्वारा हमला किया गया था, तो चाइना यहाँ से हट गया था और डेवलपमेंट कार्य जो है वो रुक गया था वहीं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि परीक्षा अभ्यास संयुक्त फायरिंग अभ्यास, यानी कि संयुक्त फायरिंग अभ्यास जो है अग्नि परीक्षा, जो भारत का घरेलू अभ्यास है, इसे किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है, यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स जो है, उनके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। और इसका आयोजन हो कहाँ रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है अरुणाचल प्रदेश से जो बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, चीन का जो बॉर्डर है, चीन का बॉर्डर वहां पर मेक मोहन लाइन, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर लगता है चाइना का, अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है चाइना का, वहीं पर ये अभ्यास किया जा रहा है आईटीबीपी और भारतीय आर्मी जो है उसके द्वारा। आईटीबीपी जो है ये कब बना था? तो ये 1962 में बना था और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एआई आधारित स्टेट यूनिवर्सिटी किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और इसको बना कौन रहा है? तो इसको जो बनाया जा रहा है, यानी कि जिसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, वो है शिक्षा मंत्रालय प्लस स्किल मंत्रालय, यानी कि जो कौशल मंत्रालय, उसके द्वारा इन दोनों ने साथ में मिलके इसको लॉन्च किया है। और इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान इसके मंत्री हैं। मेरठ को क्यों जाना जाता है? तो मेरठ में काफी ज्यादा जो खेल के सामान हैं, स्पोर्ट्स के जो सामान होते हैं, खेल के सामान यहाँ पर काफी ज्यादा बनाए जाते हैं, उसके लिए भी मेरठ काफी फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का चौथा राज्य कौन बन गया है जिसने ग्रेन एटीएम लॉन्च किया है? तो देखिए ये बिहार राज्य चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले राजस्थान, उड़ीसा और हरियाणा ने इसको लॉन्च किया हुआ है। उड़ीसा जो सबसे पहला राज्य बना था, फर्स्ट राज्य जिसने ग्रेन एटीएम लॉन्च किया था। तो इसने कब लॉन्च किया था? तो इसने लॉन्च किया था 9 अगस्त 2024 को ये लॉन्च किया गया था उड़ीसा के द्वारा। उसके बाद हरियाणा और राजस्थान और अब बिहार ने भी इसको लॉन्च किया है। और बिहार में जो लॉन्च किया गया है बिहार में, तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि अभी ट्राई करके देख रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है? तो ये पटना से शुरू किया जा रहा है और पटना में ये 3 स्थानों पर लगाया जाएगा। जो ग्रेन एटीएम है, एटीएम जो है ये एटीएम की तरह ही कार्य करता है और ये 24/7 पूरे समय ये काम करेगा। और ये अनाज जो है, अनाज ग्रेन एटीएम का अर्थ होता है अनाज वितरित करने वाला एटीएम। ऐसा नहीं कि पैसा वितरित करेगा, ये अनाज देगा। तो ये अनाज कैसे देगा? तो ये लोगों का बायोमेट्रिक करेगा, बायोमेट्रिक के द्वारा ये अनाज, बायोमेट्रिक अगर सत्यापन हो गया तो ये अनाज देगा। और इसमें जो बिहार में लगाया जा रहा है, तो ये बिहार में 5 मिनट में 50 केजी अनाज 5 मिनट में 50 केजी अनाज प्रदान करेगा। और ये जो है ये सौर ऊर्जा से चलेगा, यानी कि सोलर पावर से, सौर ऊर्जा से ये संचालन होगा इसका। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अन्नपूर्ति
अन्न पूर्ति एटीएम इसका नाम रखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो इसका उद्देश्य है राशन जो वितरण होता है, राशन वितरण इसको पारदर्शी बनाना, यानी कि सब लोग जान सकते हैं कि इसमें कोई घपला ना हो। कोई जो देखते नहीं है कि अनाज लेने जाते हैं तो कुछ अनाज वो जो अनाज देता है वही रख लेता है, तो ये सब ना हो, इसीलिए इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये सौर ऊर्जा से भी चलेगा और मशीनी कृति से भी ये चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में देश में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किसने हासिल किया है? ये गुजरात राज्य के द्वारा हासिल किया गया है पहला स्थान। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये 2030 तक इसका टारगेट है गुजरात का। 2030 तक इसका टारगेट है कि ये 25,590 मेगावाट तक उत्पादन जो अभी हुआ है उसको दुगुना करना जो 16.5% का इन्होंने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन किया है। और इनके द्वारा काफी कार्य किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो गुजरात को अगर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्होंने, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, विंड ऊर्जा है, रूफटॉप सोलर है, इन सब से ये लोग बिजली उत्पादन करते हैं। तो पवन ऊर्जा में इनके द्वारा कितना उत्पादन किया गया है? तो 14,820 जो मेगावाट ये बिजली उत्पादन इसमें किया गया है। कुल सौर ऊर्जा में देखें, सौर ऊर्जा में तो ये उत्पादन किया गया है 25,529 मेगावाट का। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो पावर जनरेशन होता है सौर पावर से, तो उसमें रूफटॉप क्या होता है? जो छतों पे, घरों के छतों पे सोलर पैनल लगाए जाते हैं, उसी को हम लोग रूफटॉप कहते हैं। तो यहाँ पर 11 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। यानी कि देखा जाए तो हर घर में ही यहाँ पर सोलर पैनल लगाए गए और बिजली उत्पादन होता है। और इसका लक्ष्य क्या है? गुजरात का लक्ष्य या टारगेट कहें, तो ये कितना है? तो ये 105 गीगावाट ये बिजली उत्पादन करना चाहते हैं 2030 तक। और 2047 तक ये 300 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं सौर पावर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ऑर्किड की नई प्रजाति किस शहर में देखा गया है? तो देखिए ऑर्किड के जो फ्लावर है ये अभी इडुक्की केरल में देखा गया है और ये वेस्टर्न घाट में अभी देखा गया है। और जो ये अभी पाया गया है ये स्थानिक है, यानी कि एंडेमिक है, यहीं पर सिर्फ पाया जाता है, यानी कि ये वेस्टर्न घाट में ही सिर्फ पाया जाता है। एंडेमिक या इसको स्थानिक कह सकते हैं, स्थानिक, जो सिर्फ यहीं पर पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता। और ये उगते कहाँ पर है? तो ये चट्टानों पे और पेड़ों के जो ब्रांच होते हैं, जो उसके शाखाएं होती है, पेड़ों की जो शाखा होती है उस पर ये उगते हैं। इसको नाम क्या दिया गया है? तो डिप्लोसेटस सेंट्रस, ये इसको नाम दिया गया है। वेस्टर्न घाट की बात करें तो इसका हाईएस्ट पीक क्या है? तो इसका हाईएस्ट पीक क्या है? तो ये है अनाई इसका हाईएस्ट पीक है, जिसका कितना ये ऊंचाई है इसकी? तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, इतना इसका ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी के द्वारा थाईलैंड मास्टर्स में पहला
BWF यानी कि बैडमिंटन फेडरेशन वाला जो खेल है उसका सुपर 300 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है देविका सिहाग के द्वारा। और इन्होंने ये भी जीता है देविका सिहाग के द्वारा। और ये जो इन्होंने जीता है ये इनका पहला फर्स्ट थाईलैंड मास्टर्स है। थाईलैंड मास्टर्स है। और ये जो खेल है ये किसका हिस्सा है? तो ये बैडमिंटन का जो बैडमिंटन जो खेल है इसका वर्ल्ड फेडरेशन टूर है उसी को ये अभी जीती हैं। और ये पहली ऐसी इनका जो पहला थाईलैंड मास्टर्स है इन्होंने जीता। और ये है कहाँ से? तो ये हरियाणा से है। हरियाणा से ये है। और ये महिला सिंगल में जीती हैं। महिला सिंगल्स में इन्होंने जीता है। सिंगल्स में जीत हासिल की है। कितने से जीत हासिल की है? तो ये 21-8 सेट से और 6-3 सेट से आगे थी। और इन्होंने हराया किसको है? तो गोह जिन वेई को हराया। और इनको प्राइज कितना मिला है? तो USD यानी कि US डॉलर जो है वो इतना इनको प्राइज दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक के द्वारा भारत के सनराइज टेक सेक्टर को फंड देने के लिए चक्र लॉन्च किया गया है? तो ये SBI बैंक जो है इसके द्वारा ये अभी लॉन्च किया गया है ताकि उस टेक सेक्टर यानी टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस को इन्होंने लॉन्च किया है। और इसमें 8 जो उभरते हुए सनराइज सेक्टर है, सनराइज जो सेक्टर है उनको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 2030 तक 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। और इसके द्वारा जो बड़े पूंजी गहन भविष्य के उद्योग है उन पर फोकस किया जाएगा। जो बड़े जो पूंजी गहन जो निवेश होते हैं उनको ये फोकस करता है ये चक्र के द्वारा। और अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी ये इसको बढ़ावा देगा ताकि जो निवेश का कार्य है वो और भी ज्यादा हो। और जो पार्टनर्स है घरेलू और अंतरराष्ट्रीय तौर पे वो भी इसमें निवेश करें और जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, टेक का व्यापार का जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जा सके। SBI की अगर बात करें, SBI तो SBI इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक और उसके बाद 1955 में इसका नाम चेंज करके SBI कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स्ड डबल का खिताब किन खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया है? तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन मैं 3-4 दिन से पढ़ा रही हूँ और आपको ग्रैंड स्लैम के बारे में पूरा टोटल डिटेल्स में बता चुकी हूँ, तो आप लोग पिछले क्लास में जाके वो देख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर डबल्स की बात करें तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है ओलिविया गाडेकी और जॉन स्पियर्स के द्वारा इसको जीता गया है। देखिए मैंने सिंगल्स जो पुरुष वाले और महिला वाले हैं वो दोनों बता दिए हैं। जो अभी 2026 वाले हैं वो कार्लोज अल्कराज पुरुष के टीम में जीते हैं और जो महिला क्षेत्र में है उसमें एलेना जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं उन्होंने ये जीता है। तो इस बार मैं सिर्फ डबल बता रही हूँ कि जो डबल टीम का जो 2 लोग मिलकर खेलते हैं तो उसमें किसने जीता है? तो ओलिविया गाडेकी और जॉन स्पियर्स के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक दशक बाद दिल्ली में दूसरी भारत अरब एफएम बैठक भारत और यूएई के सह अध्यक्षता यानी कि को अध्यक्षता जो है इन दोनों ने मिलके किया है, तो ये आयोजित किया गया है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कायरो इजिप्ट में इसका मुख्यालय है। और ये एक दशक के बाद यानी कि 2016 के बाद अब 2026 में आयोजित किया जा रहा है। ये पहली बार जब आयोजित किया गया था और उसके 10 वर्ष के बाद यानी कि 2026 में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कायरो इजिप्ट में इसका मुख्यालय है। और इसका आयोजन हुआ कब? तो इसका आयोजन हुआ 31 जनवरी से ये आयोजन शुरू किया गया। और ये कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया। और ये दूसरी थी यानी कि पहली 2016 में हुई और ये दूसरी यानी कि 2026 में ये दूसरा आयोजन किया गया। लगभग 10 वर्षों के बाद ये आयोजन दोबारा किया गया। 10 वर्षों बाद। इसमें सह अध्यक्षता किया भारत और यूएई के द्वारा इसमें सह अध्यक्षता यानी कि दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया गया। और इसमें अरब लीग के कुल 22 सदस्य, इसमें 22 सदस्य हैं, सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कायरो इजिप्ट में इसका मुख्यालय है। और ये जो है ये बैठक जो है ये क्यों किया गया? ताकि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने सिंगापुर एयर शो 2026 में किस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन किया है? तो ये कौन से हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन किया गया है? तो ये ALH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का अभी सिंगापुर में जो एयर शो आयोजित किया जा रहा है उसमें इसको प्रदर्शित किया गया। और ये जो एयर शो है ये एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस आयोजन है। और ये इसका आयोजन कब से कब किया जा रहा है? तो 3 से 8 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। और ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो चांगी जो एयरपोर्ट है वहां पर सिंगापुर में वहीं पर इसका प्रदर्शनी किया जा रहा है। और भारत से जो टीम गई है वो है सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम यहाँ से ये अपनी भारत के द्वारा ये टीम भेजा गया है और वहीं पर ये भाग ले रहा है। और ये जो है ये क्यों किया जा रहा है? ताकि जो हिंद महासागर उसकी सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। और ये जो ध्रुव है हेलीकॉप्टर है ALH जो हेलीकॉप्टर है ध्रुव, तो इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है HAL कंपनी ने यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसको कब से कब तक बनाया गया था? तो इसका जब निर्माण किया गया 1984 से इसको बनाना शुरू किया गया। और इसने पहली उड़ान कब लिया था? तो ये 1992 में इसने पहला उड़ान लिया था। HAL जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका मुख्यालय है। और ये जो है ये स्वदेशी है यानी कि भारत ने इसको खुद से बनाया है, किसी और के द्वारा इसको नहीं बनाया गया है, बल्कि भारत का ही सामान इसके अंदर लगा हुआ है। और जो है ये जो ध्रुव है इसको 2002 में इससे परिचालन सेवा शुरू की गई थी। परिचालन सेवा
शुरू की गई। और इसको बनाया किसने है? HAL, ये जो ALH ध्रुव है इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन के द्वारा, डिजाइन सेंटर के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये 2002 से अपने देश में कार्य करना शुरू किया है। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये HAL के जो ध्रुव है उसके बारे में मैंने बताया, जिसको कहाँ से शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया था 1984 से, और इसने पहली उड़ान 1992 में लिया था। लेकिन जो अभी ये एडवांस वाला जो है ये बना था 2002 से, इसको परिचालन शुरू किया गया है। और इसको बनाया किसने है? रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के द्वारा बनाया गया है। किसके साथ मिलके? तो HAL के साथ मिलके इसका एडवांस वर्जन, यानी कि ध्रुव का जो पुराना वर्जन था उसी की जगह पर ये नया वर्जन लॉन्च किया गया था 2002 में। और इसका यूज नौसेना, सेना, नेवी, इन सब के यूज के लिए इसको यूज किया जा सकता है। और ये 5.5 टन तक जो वॉर हेड है उसको ये ले जा सकता है अपने साथ कैरी करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। युवाओं की व्यापक भागीदारी के लिए राष्ट्रीय युवा संसद पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो देखिए ये संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इसको लॉन्च क्यों किया गया है? ताकि युवाओं को भी देश की भागीदारी में इनका भी हिस्सा हो, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। ताकि जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको भी इससे जोड़ा जा सके। जो यहाँ के नागरिक हैं उनको भी इन सब चीजों से जोड़ा जा सके, ताकि वो भी देश की जो विकास हो रहा है उसमें ये अपनी भागीदारी हर एक व्यक्ति का भी सुनिश्चित किया जा सके, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। सितंबर 2024 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था, लेकिन अब उसी को नवीनीकरण करके दोबारा इसको लॉन्च किया गया। और इसमें 2024 से, यानी कि सितंबर 2024 से अब तक देखें तो 4,400 से अधिक संस्थान और जो युवा संसद सत्रों के माध्यम से 95,000 से भी अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। जो प्रतिभागी हैं वो 95,000 से भी ज्यादा इसमें भाग ले चुके हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2026 के बारे में। युवाओं की समग्र समझ बढ़ाने के लिए माय बजट क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए ये मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च क्यों किया गया है? ताकि जो अपने देश का बजट आता है उसको लोग भी, यानी कि जो देश के युवा हैं, जो यानी कि हर वर्ग है, समझना तो हर वर्ग को ही चाहिए, लेकिन किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है या जो भी सांस्कृतिक विकास है वो उस देश के युवाओं पर ही निर्भर होता है। तो उन्हीं की समझ को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि युवाओं की जो समझ है उसको बजट के बारे में, कि बजट में क्या आ रहा है, सरकार कितना कार्य कर रही है और आगे क्या करने वाली है, उन सब के बारे में उनकी समझ को बढ़ाया जा सके, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये कब लॉन्च किया गया? तो 3 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया। माय भारत पोर्टल पर इसको शुरू किया गया है। माय भारत पोर्टल पर इसको लॉन्च किया गया। और इसमें क्या होगा? तो इसमें इसी पोर्टल पर राज्य और जो भी यूटी हैं वो अपने जो प्रतिभागी हैं, जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, प्रतियोगिता होगा, एक
किसके लिए प्रतियोगिता होगा, तो निबंध के लिए इसमें प्रतियोगिता रखा जाएगा। यानी कि कोई भी अपना क्वेश्चन सवाल पूछ सकता है इसमें, कि अगर कोई कुछ जानना चाहता है कि अपने देश का बजट क्यों है, कैसे है, तो वो उसके बारे में वहां पर क्वेश्चन आंसर कर सकता है। और जो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा और जो भी निबंध लिखेगा और जो जानकारी देगा और जो भी विजेता होगा, उसको पीएम मोदी से बात करने का अवसर मिलेगा, बातचीत करने का अवसर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, जो विकसित भारत है, विकसित विकसित भारत विकसित भारत का जो अभी थीम चल रहा है, विकसित भारत का जो थीम चल रहा है, इसमें युवाओं की जो विचार हैं, युवाओं के जो विचार हैं, उसको भी इसमें जोड़ा जाए, ताकि कोई भी देश का नागरिक ऐसा ना हो जो छूट जाए और वो ये जान ना सके कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो हर लोगों को जोड़ने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की पीएसयू यंत्र इंडिया लिमिटेड को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिनी रत्न 1 का दर्जा प्रदान किया है। तो ये जो है, ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि रक्षा यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में ये कार्य करता है। तो अभी इसको राजनाथ सिंह यानी कि जो अपने देश के रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका दर्जा दिया गया है। देखिए मिनी रत्न जो है, मिनी रत्न ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी। कोई भी जो CPSES है, इसके अंदर जिन्होंने लगातार 3 वर्षों तक या उससे अधिक 30 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, मुनाफा कमाया हो, और उन्होंने 500 करोड़ का निवेश किया हो, तो उसको कैटेगरी 1 में दर्जा दिया जाता है। और अगर कैटेगरी 2 की बात करें, तो कैटेगरी 2 में देखें तो ये पिछला जो भी उनका 3 वर्ष होगा, 3 वर्ष उसमें लगातार लाभ हो और 300 करोड़ रुपए का निवेश किया गया हो। तो इसमें इसको कैटेगरी 2 में मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। अपने देश में कितने मिनी रत्न है, तो देखिए मिनी रत्न जो है, मिनी रत्न को देखें तो कैटेगरी 1 में अगर देखें तो टोटल कितना है, 74 है। और अगर कैटेगरी 1 में देखें तो 53 है। और अगर कैटेगरी 2 में देखें तो 11 या 12 है, और इसी में अभी ये शामिल हुआ है। और अगर महारत्न कंपनी की बात करें, महारत्न कंपनी की बात करें तो अपने देश में कितना है, तो ये 14 है अपने देश में। और सबसे नए की बात करें जो महारत्न कंपनी है, तो महारत्न अभी जो है वो HAL, अभी जो मैंने आपको बताया HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इसको अभी सबसे नया अभी जोड़ा गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कोस्टा रिका में नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है। तो ये किन्हें चुना गया है, लौरा फर्नांडीज जो है, इनको अभी चुना गया है। इनको कितने वोट मिले, तो इनको कितने वोट पड़े, तो इनको पहले ही चरण में, यहाँ पर 2 चरण में, कोस्टा रिका जो है यहाँ पर 2 चरण में वोटिंग होता है। लेकिन इन्होंने पहले ही चरण में 48% का वोट इन्होंने हासिल कर लिया। इनको दूसरे चरण में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे चरण में अगर कोई वोटिंग जाता है तो उसमें 40% से ज्यादा वोटिंग लाना होता है, लेकिन इन्होंने पहले ही चरण में 48% वोट हासिल कर लिया। और यहाँ 2 राउंड में चुनाव होता है। अगर 40% से वोट ज्यादा नहीं मिला तो वो राष्ट्रपति के जो चुनाव का जो दौड़ है उससे बाहर हो जाता है। कोस्टा रिका की बात करें तो
कोस्टा रिका जो है, यहाँ पर देखते हैं कोस्टा रिका। कोस्टा रिका जो है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है सैन जोस, इसकी राजधानी है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका का ये देश है, अमेरिका का ये देश है। और यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है? भाषा देखें तो यहाँ पर भाषा स्पेनिश है, स्पेनिश भाषा बोला जाता है। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? तो वो है कोलोन, कोलोन यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि नारायण रेड्डी मेमोरियल नेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया? जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को ये सम्मान दिया गया है 2025 का। और ये दिया कहाँ जाता है? तो ये हैदराबाद में, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में, यहाँ पर हैदराबाद के जो बंजारा हिल्स है, बंजारा हिल्स हैदराबाद, जहाँ रवि नारायण रेड्डी ऑडिटोरियम है, वहीं पर ये अवार्ड दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया? तो ये अवार्ड प्रदान किया गया यहाँ के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया, यहाँ के सीएम हैं। और इनके बारे में, रवि नारायण रेड्डी के बारे में बात करें तो ये तेलंगाना के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, इसीलिए ये अवार्ड उनको दिया जाता है इनके नाम पे। इनकी तो डेथ हो चुकी है लेकिन इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड जो है ये स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी है, इनके ही नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। इन्होंने क्या क्या कार्य किया था? तो इन्होंने जो तेलंगाना का सशस्त्र संघर्ष का जो नेता था वो इन्हीं को बनाया गया था। और इन्होंने 500 एकड़ की जमीन जो है वो अपनी दान की थी, जमीन दान की थी। और इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इस अवार्ड की शुरुआत हुई 2006 में, जब ये जो तेलंगाना है वो आंध्रा का ही हिस्सा हुआ करता था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उसी टाइम इसको शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था। और उस टाइम सीएम कौन थे? तो जो आंध्र प्रदेश के सीएम थे वो थे वाई एस राजशेखर रेड्डी जो है, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। रवि नारायण रेड्डी की बात करें, रवि नारायण रेड्डी की बात करें तो इनका जन्म जो है, जन्म कब हुआ था? तो 5 जून 1908 को इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन, जन्म अगर देखें और निधन देखें तो 7 सितंबर 1991 को इनका निधन हुआ। और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू, जो लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 का जो चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, उसमें, माफ करिएगा, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें ये नालगोंडा से जवाहरलाल नेहरू से भी अधिक अंतर से ये इन्होंने जीत हासिल किया था। ये भी इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और इन्होंने कई पुरस्कार और सम्मान भी पाए हुए हैं, जैसे कि इनको पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण इनको कब दिया गया? तो ये 1992 में इनको दिया गया। कब? मरणोपरांत दिया गया, उपरांत इनको दिया गया। और ये एक समाज को सुधारक और परोपकारी व्यक्ति भी थे। और इनको तेलंगाना के जो उस्मान अली खान, आसफ शाह, ये सब का जो सामती विद्रोह था उसके ये लीडर भी रह चुके हैं, इसीलिए इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। और जो ये जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी हैं, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं, इनके बारे में भी देखें तो जस्टिस बी सुदर्शन
तो ये 2007 से 2011 के बीच में ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ये रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, आर्य सेना मेडल जीतने वाले पहले सिविल सर्वेंट कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप शौरी जो है पहले सिविल सर्वेंट बने हैं जिन्होंने आर्य सेना मेडल इन्होंने जीता है। और इनको इससे पहले भी और भी कई अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि शौर्य चक्र 2018 में इनको दिया गया था कैप्टन के रूप में वीरता के लिए। विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको दिया गया है। विशिष्ट सेवा मेडल जो इस बार का 2026 का था वो किसको दिया गया है? तो वो सोफिया कुरैशी को दिया गया है और इनको भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। और ये अवार्ड दिया कब गया? तो ये अवार्ड दिया गया गणतंत्र दिवस का जो पूर्व संध्या था, संध्या के टाइम पे ये घोषणा किया गया कि ये अवार्ड इनको दिया जाएगा 77वें गणतंत्र दिवस के जो समापन हुआ, गणतंत्र दिवस का जो समापन हुआ उसी में ये घोषणा किया गया कि ये अवार्ड हम इनको दिया जाएगा, यानी कि कर्नल जो प्रदीप शौरी हैं इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये 2004 बैच के IRS हैं, यानी कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। और ये टेरिटोरियल आर्मी पैराशूट रेजिमेंट इन सब में ये शामिल हो चुके हैं, यानी कि इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे ये कार्यरत हैं अभी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है निवेदिता दुबे। ये अभी बन गई हैं पहली महिला जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके बोर्ड में शामिल होने वाली ये बन गई हैं। इन्होंने मानव संसाधन यानी कि सदस्य के रूप में इन्होंने पदभार संभाला। और ये जो AI है यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये इसका दूसरा सबसे बड़ा पद है जो इनको दिया गया है। और ये पहली महिला बन गई है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में शामिल होने वाली, बोर्ड में शामिल होने वाली ये पहली महिला बनी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करें तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है, यानी कि सिविल एविएशन के अंतर्गत ये कार्य करता है। और इसका कार्य क्या है? जो सिविल एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स जो हैं उनका संचालन करना, एयर जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक को रोकना, मतलब कंट्रोल करना, मैनेज करना, इसका काम है। नेविगेशन का संचालन करना, ये सब इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का शायद लास्ट है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा डिब्रूगढ़ में नई असम विधानसभा की आधारशिला रखी गई जिससे राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में इसके विकास की शुरुआत हुई? तो ये अमित शाह के द्वारा इसको अभी लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर 17,000 यानी कि 1,705 करोड़ रुपए का जो परियोजना उसको भी लॉन्च किया गया। यहाँ पर जो खेल है यानी कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, खेल, और जो विधायकों के आवास उनको भी मतलब डेवलप किया जाएगा। वन्यजीव जो अभयारण्य है यानी कि जो सेंचुरी है उनको भी इसमें निवेश किया गया ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट कार्य शुरू किया जा सके। यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण का भी जो डेवलपमेंट है यानी कि उसमें जो नियंत्रण है यानी कि उस पर जो पैसा खर्च करने की बात है वो भी यहाँ पर किया गया है ताकि यहाँ पर
डेवलपमेंट कार्य को अच्छे से संचालन किया जा सके। और अभी जो भारत और यूरोपियन यूनियन का जो व्यापार हुआ था, एफटीए हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्रीमेंट हुआ था, उसमें कहा गया है कि जो असम का जो चाय है उसके भी निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये अभी चर्चित करंट अफेयर रहा आज का। चलिए आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। देखिए, अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, करंट अफेयर्स बाय नेहा पर। और आप मुझे क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय सभी को।